मृग तृष्णा अध्याय 35। जिस फ्लैट के सामने मनोज मेंथ और राजीव राय खड़े हुए थे उस पर लिखा था 34 बांद्रा। दोनों इस समय मुंबई के बांद्रा ईस्ट की एक ऐसी कॉलोनी में थे जिसमें पराया कम आय वाले लोगों की अधिकता थी। दोनों कुछ समय पहले ही राजनगर से मुंबई आए थे। शाम हो चुकी थी, रात के 8 बज चुके थे। फ्लैट बाहर से देखने पर खस्ता हाल महसूस पड़ता था। कमरे के अंदर एक बल्ब टिमटिमा रहा था जिसका गाढ़ा पीला प्रकाश खिड़कियों की झिर्रियों से बाहर झांक रहा था। दरवाजे पर एक मजबूत ताला लटक रहा था। आसपास के लोगों से पूछने पर पता लगा कि यहां पर पति पत्नी रहते हैं जो बीते कई दिनों से यहां पर नहीं हैं। राजीव ने उन लोगों को दिव्य केसर और उस व्यक्ति के फोटो दिखाए जिसकी लाश झाड़ियों से बरामद हुई थी। पड़ोसियों ने स्पष्ट कर दिया कि यही वे दोनों लोग हैं। उनके अनुसार पत्नी तो बहुत दिनों से नहीं है, लेकिन उसका पति अभी कुछ दिन पहले से ही गायब हुआ है। पड़ोसियों ने आगे बताया कि आज उनके साथ के कुछ लोग आए थे और लगभग 1 घंटे तक कमरे में कुछ करते रहे। क्या आप लोग जानते थे कि आने वाले लोग उन दोनों के साथ के ही थे? राजीव राय ने पूछा। नहीं, पर हमसे तो उन लोगों ने यही कहा था, कई लोगों ने एक साथ मिलकर जवाब दिया। मेंथ और राजीव की छठी इंद्रिय सक्रिय हो चुकी थी। अगले ही पल दोनों कमरे के दरवाजे के सामने थे। देखते ही देखते ताला तोड़ डाला गया। आप लोग कौन हैं और ये क्या कर रहे हैं? राजीव राय ने उन्हें समझाया कि वे सीबीआई के अधिकारी हैं और एक केस की छानबीन को लेकर यहां आए हैं। आगे उन्हें बताया गया कि अब इस घर के दोनों ही मालिक जिंदा नहीं हैं। इतना सुनते ही वे लोग आश्चर्य से राजीव राय और मनोज मेंथ की तरफ देखने लगे, पर मेंथ और राजीव राय पूरी दुनिया से बेखबर होकर चुपचाप अपना काम किए जा रहे थे। कमरे में कदम रखते ही दोनों चौंक गए क्योंकि सारा सामान बिखरा पड़ा था, जिसका एक ही अर्थ था कि कमरे की तलाशी ली जा चुकी है। जो कार्य वो दोनों यहां करने आए थे उनसे पहले ही कोई अन्य वो काम करके जा चुका था। फिर भी दोनों आशा की किरण जगाए हुए बेतरतीब पड़े सामान की तलाशी लेने की औपचारिकता निभाने लगे, जैसा कि वे अक्सर करते थे। उनकी तलाशी लेने का अपना ही एक तरीका था, इसलिए मेंथ और राजीव की इस जोड़ी ने सैकड़ों बार तलाशी लिए हुए सामान तक से अपने काम की चीजें निकाल ली थीं। आज भी वे इसी कोशिश में थे। और फिर कभी कभी इंसान की नीयत अगर सही हो तो भगवान भी उनका साथ देता है। तलाशी के दौरान एक अलमारी में राजीव राय को एक गुप्त शेल्फ नजर आई और उसे खोलने में दोनों को क्या समय लगता था। शेल्फ के खुलने पर उन्हें कागजों का एक बंडल मिला जो वास्तव में दोनों दंपतियों के द्वारा किए गए अपराधों का लेखा जोखा था। प्रत्येक कागज पर एक तारीख अंकित थी और लिखा था कि इस तारीख पर उन्हें किसी व्यक्ति विशेष से किसी गैर कानूनी काम के एवज में कितना पैसा मिला था। स्पष्ट था कि वे दोनों पैसे लेकर छोटे मोटे जुर्म किया करते थे और फिलहाल इस दुनिया में ही नहीं थे। लेकिन एक कागज था, अंतिम कागजों में से एक, जिस पर लिखा था 2 दिसंबर 1999। आज जब मैं घर से बाहर था तो मेरी पत्नी से मिलने एक व्यक्ति आया था। उसके माध्यम से मेरी पत्नी दिव्या केसर को एक अजीब सा काम मिला था। कुछ समय पूर्व देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर हंस गंगवार की हत्या कर दी गई है। ये काम है कि मेरी पत्नी को प्रोफेसर की बहन होने का ड्रामा करना है और इस बात को सिद्ध भी कर दिखाना है। इसके लिए
पर्याप्त झूठे सबूत हमें उसी व्यक्ति के द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। इस आसान से दिखने वाले काम के लिए हमें 1 लाख रुपया दिया गया है। हमने अपने पूरे जीवन में कभी भी एक साथ इतना रुपया नहीं देखा है। इतने सरल से काम के लिए इतना ज्यादा पैसा। इसीलिए हम दोनों को ही इस व्यक्ति पर कुछ संदेह है। हमने आज तक बस छोटे मोटे जुर्म ही किए हैं, ऐसे जुर्म जिससे किसी भी व्यक्ति को या तो आर्थिक नुकसान हो या उसे कोई दूसरा नगण्य नुकसान पहुंचाना हो। हम अपराधी अवश्य हैं, लेकिन हम अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। हमारे अपराध करने की कोई सीमा है, जबकि इस व्यक्ति के अंदर हमें देशद्रोह नजर आया है। देश के महान वैज्ञानिक प्रोफेसर हंस की हत्या के बाद ये सब करके ना जाने यह व्यक्ति अपना कौन सा स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। इसलिए मेरी पत्नी इस कार्य को पैसों के लिए करने नहीं जा रही है। हमने निर्णय लिया है कि दिव्या इनकी साथी बनने का ढोंग करके इस व्यक्ति की असलियत को जानने का प्रयास करेगी और इस कथाकथित सम्मानित व प्रोफेसर हंस के मित्र कहलाए जाने वाले इस ढोंगी डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी का असली चेहरा दुनिया के सामने लाने की कोशिश करेगी। वैसे हमें लगता है कि यह व्यक्ति ISI का एजेंट है। ललित केसर, 2 दिसंबर 1999। मनोज और रॉय दोनों ही डायरी के पन्नों को पढ़कर सन्न रह गए। उन्होंने आंखों ही आंखों में कुछ बातें की और आगे पढ़ने लगे। 21 दिसंबर 1999। आज मेरी पत्नी ने राजनगर से पहली रिपोर्ट भेजी है। वो लिखती है कि जब CBI ऑफिसर मनोज मिंथ और राजीव राय से वो एक दिन मिलने जा रही थी तो उसने देखा कि वो दोनों उस बहुचर्चित और बहुप्रतीक्षित फॉर्मूले को ढूंढ चुके थे। इसलिए वो उनसे मिलने की बजाय वहां से भाग आई। उसने इस बात की जानकारी डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी को इसलिए दे दी जिससे कि वो उसका विश्वास जीत सके। वो जानती थी कि मिंथ और राजीव से फॉर्मूला छीन पाना संभव ना होगा। दिव्या ने लिखा था कि अवनीश चतुर्वेदी एक चरित्रहीन देशद्रोही आदमी है। उसे चतुर्वेदी की इच्छा के फलस्वरूप उससे शारीरिक संबंध भी बनाने पड़े हैं। इससे चतुर्वेदी उसका गुलाम बन चुका है। अब वो सही अवसर का इंतजार कर रही है जिससे कि वो चतुर्वेदी के माध्यम से देशद्रोहियों की अधिक से अधिक जानकारी हासिल कर सके और मिंथ तक पहुंचा सके। परंतु अब उसे कुछ अजीब सा लग रहा है। स्थितियां कुछ बदली हुई प्रतीत हो रही हैं और उसकी जान भी ली जा सकती है। इसलिए कल मैं अपनी पत्नी की मदद के लिए राजनगर जा रहा हूं। ललित केसर, 21 दिसंबर 1999। मिंथ और राजीव इस अंतिम पृष्ठ को पढ़ने के बाद आश्चर्यचकित थे। गुरु, ये दोनों तो वो कार्य कर गए हैं जिसके लिए उन्हें वर्तमान का सबसे बड़ा देशभक्त घोषित कर देना चाहिए। राजीव के रूंधे गले से निकले एक एक शब्द में गंभीरता झलक रही थी। जानते हो राजीव, इस देश की समस्या ऐसे छोटे छोटे अपराध करने वाली आम जनता नहीं है, बल्कि डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी जैसे सफेद पोश व्यक्ति देश की वास्तविक समस्या हैं। पर परेशानी ये है कि इन सफेद पोशों के हाथ में सारी शक्ति है। इसलिए कोई भी नियम या कानून इन पर लागू नहीं होता, बल्कि आम जनता के लिए सभी कानून और कानून के रखवाले मुस्तैदी से बैठे रहते हैं। अभी तो शुरुआत है मित्र, आगे आगे देखो कि कैसे कैसे सफेद पोश पकड़ में आएंगे। वातावरण भारी हो चला था। दोनों को ही दिव्या केसर और उसके पति ललित केसर को लेकर दुख था। उनकी आदत थी कि जब कभी
माहौल भारी हो जाता था तो वे आपस में निरर्थक बातें करते हुए मूड हल्का करने का प्रयास करते थे। गुरु, साला डॉक्टर तो छुपा रुस्तम निकला, राजीव ने आवाज को मजाकिया बनाने की कोशिश करते हुए कहा। और सड़े हुए केले के छिलके, तू तो जानता ही है कि हमने चतुर्वेदी जैसे लोगों को हमेशा सही अंजाम तक पहुंचाया है। वो तो हम हमेशा के शौकीन रहे हैं, राजीव ने हंसते हुए कहा। और इस बार भी हम अपना शौक पूरा करेंगे, मिंथ ने घोषणा की। गुरु, मुझे तो इसी चतुर्वेदी का हाथ प्रोफेसर हंस हत्याकांड में साफ नजर आ रहा है। सही कहते हो मोटे, मिंथ ने राजीव को चिढ़ाते हुए कहा। गुरु, तुम मेरा मजाक बना रहे हो तो क्या करूं? तू जो संभावना व्यक्त कर रहा है उसे देसी घी में तलकर मक्खन के साथ खाने का मन कर रहा है। अबे लंगूर, चतुर्वेदी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रोफेसर की हत्या का जिम्मेदार तो है ही। वाह, क्या संभावना आई है तेरे सड़े हुए भेजे में, जो अब निश्चित हो चुका है तो उसे संभावना बता रहा है। गुरु, चलो मान लिया कि मेरा भेजा सड़ा हुआ है, लेकिन तुम्हारा भेजा तो बैंगन का भरता है। तुम तो जानते ही हो कि मुझे बैंगन का भरता बहुत पसंद है। एक बार जब मैं तुम्हारा भेजा खा लूंगा फिर तुम तो सोचने के काबिल भी नहीं रह पाओगे, जबकि मेरा भेजा सड़ा हुआ ही सही पर कुछ तो सोचेगा। अबे धतूरे की औलाद, अपने से बड़ों का लिहाज करना तो सीख ले। अरे वाह, बैंगन के भरते के ये विचार। राजीव धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। अरे तेरी तो गुरु, तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। किसी पेशेवर विदूषक की भांति मिंथ अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रखकर बोला। अरे हमें तो पैदा ही इसलिए किया गया है चेले, जिससे कि हम प्रेम कर सकें। गुरु, तुमने किससे प्रेम किया है? अरे अपने मोहल्ले वाले रामू से। रामू? अरे कुत्ता, चार टांगे, एक मुंह, एक पूंछ और बड़े बड़े नुकीले दांत। छी 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 छी। चुप कमीने, तू मेरे आत्मिक प्रेम की खिल्ली उड़ा रहा है। गुरु, संसार में इतनी हसीनाएं पड़ी हुई हैं, एक से बढ़कर एक सुंदर कन्या हमारे चारों तरफ भटकती रही हैं, फिर भी तुम्हारी माशूका एक कुत्ता है। राजीव खिलखिलाते हुए बोलता चला जाता है। वो आगे कहता है, ये भी कोई बात है गुरु? क्या ये इन हसीनाओं का अपमान नहीं है? अब देखो ना गुरु, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी, काजोल, ऐश्वर्या राय, केट विंसलेट, ब्रिटनी स्पीयर्स, करीना कपूर, विपाशा बासु, पामेला, एक से बढ़कर एक उपलब्ध है। अबे बस कर, तू तो जानता ही है कि इस मामले में मेरे जीवन का अनुभव कुछ ज्यादा ही भयंकर है। भैया, मुझे तो स्त्रियों से प्रेम करने में खतरा नजर आता है। रिस्की है यार। जानवर से प्रेम करने में कोई खतरा नहीं, क्योंकि कोई रिस्क नहीं। तो क्या गुरु, सारी लड़कियों से खतरा होता है? नहीं नहीं, अरे नहीं, कोई तो होगी जिसे ईश्वर ने मेरे लिए बनाया होगा। बस जिस दिन वो मिल गई उस दिन रामू की छुट्टी। गुरु, क्या तुम जानते हो कि मेरा प्यार भी बहुत खूबसूरत है? हाँ बोल, कौन है वो अभागा? गुरु, अपने मोहल्ले का वो सबसे खतरनाक बंदर है। वही तो मेरी महबूबा है। ऐसा क्यों चले? तो तू कुछ रहम हसीनाओं पर कर सकता है ना? अरे कहाँ गुरु, राजीव अपने बेडौल शरीर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मेरे झांसे में कौन आएगी। कोशिश तो करनी चाहिए चले। कुछ भी कहो गुरु, पर यह सच है कि मेरी तरफ तो कोई भूल से भी ना देखे। मिंथ कुछ आगे कहना ही चाह रहा था कि उसके मोबाइल ने चीखना प्रारंभ कर दिया। उसकी तंद्रा भंग हो गई। उसने भुन भुनाते हुए मोबाइल फोन अपने कान से सटा दिया। हेलो, मिंथ हियर। मनोज मिंथ के गले से अब निकलने वाली आवाज गंभीर थी, भारी थी और किसी को भी डरा देने वाली आवाज थी। ये अध्याय 35 समाप्त होता है।